मॉडल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी कर रहे थे अपन, मॉडल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसमें हमने क्या देख लिया था भाई, कितने तरीके का मॉडल्स देख लिया था हम लोगों ने, 4 तरीके के मॉडल्स देख लिया था। एक लास्ट मॉडल्स है, उसको समझ लो क्या है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिस्मिक। समझ क्या? ऑर्गेनिस्मिक, ऑर्गेनिस्मिक मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर नाम क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से आया है ये, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से ये वर्ड आया है। एक ऑर्गेनिज्म की क्या खासियत होती है भाई, एक ऑर्गेनिज्म की क्या खासियत होती है, उसकी ये खासियत होती है कि वो क्या करता है, टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करता है और उसके हिसाब से अडाप्ट करता है ना। मतलब क्या होता है, वो अडाप्ट करेगा, अडाप्ट्स दी चेंजेस, है ना, जो भी चेंज हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, उसी के हिसाब वो अपना अडॉप्ट कर लेगा। मतलब याद करो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या होता है, क्या थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलती है भाई, वही व्यक्ति सरवाइव कर सकता है जो चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेगा। अगर वो अडाप्ट नहीं कर पाएगा तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, वो अडाप्ट नहीं कर पाएगा। एक बार म्यूट कर लो, आप लोगों से सामने से आवाज आ रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या, कि भाई हमको क्या करना है कि भाई अपने सिविल सर्विसेज को, देखो सिविल सर्विसेज जो 1960s में था और आज 2020s में जो सिविल सर्विस होगा उसमें फ़र्क होगा कि नहीं होगा भाई। ये वाला बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड होता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिबरल है। ये भाई एलिटिज़म ज़्यादा होता था इसमें, ठीक है ना, एलिटिज़म ज़्यादा होता था, फेवरेटिज़म नेपोटिज़म का ज़माना था, ठीक। और आज आईसीटी का ज़माना है, तो भाई समय चेंज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, तो भाई यहाँ से यहाँ देखो चेंजेस तो होंगे, चेंजेस होंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। इसी को बोलते हैं हम क्या, ऑर्गेनिस्मिक सिविल सर्विस। जो सिविल सर्विसेज ऑर्गेनिस्मिक होती है, मतलब जो अपने आप को समय के साथ साथ चेंज करना जानती है, वो सिविल सर्विसेज सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि भाई जैसा सिचुएशन होगा वो उसके हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करेगी, समझना, और अडाप्ट करेगी तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, समझना क्या मतलब, क्या है मतलब, ये है कि इंडियन सिविल सर्विसेज ऐसा है क्या, हाँ, इंडियन सिविल सर्विस कैसी है, इज ऑर्गेनिस्मिक इन नेचर, ऑर्गेनिस्मिक इन नेचर। ये हम कैसे बोल सकते हैं, ये हम कैसे बोल सकते हैं भाई, क्योंकि हमको पता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज क्या कर रही है, अडाप्ट करती है अपने आप को, अडाप्ट, या फिर हम बोल रहे हैं कि चेंज कर लेती है अपने आप को, चेंजेस अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मतलब भाई सिचुएशन समय को देखते हुए वो अपने आप को चेंज कर लेती है, ठीक है। जैसे कि याद करो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है ना, इसका एग्जाम्पल लेकर के हम बता सकते हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। जैसे कि जब एलपीजी एरा आया था उसके बाद टेक्नोलॉजी का समय आ गया, आईसीटी का समय आ गया, आजकल हर कलेक्ट्रेट में देखो आप सारा काम आईसीटी के थ्रू हो रहा है, और एक आईएएस जो भी होगा, सिविल सर्वेंट जो भी काम कर रहे हैं वो सब उसमें उनको ट्रेनिंग मिलती है, वो उसको सीखते हैं, समय के साथ साथ जो भी टेक्नोलॉजी आती है उनका टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग होती है, ये सब चीज़ें। मतलब क्या है, टाइम चेंज होता है, टाइम चेंजेस, तो ब्यूरोक्रेसी को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी टाइम के साथ साथ क्या करती है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिस्मिक सिविल सर्विसेज होनी चाहिए। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। और इंडिया में, इंडिया की सिविल सर्विसेज कैसी है, तो ये जो 5 फीचर हमने पढ़े, ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये 5 तरीके का जो भी हमने पढ़ा है ना उसको आप बता सकते हो कि भाई ये मॉडल्स होते हैं और 5 मॉडल इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, एक 5 मॉडल को अपनाया हुआ है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। बोलो समझना क्या, आगे बढ़े, कल अपन को ये कंप्लीट करना है।
चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक करते हैं क्या। लास्ट टॉपिक है कि भाई रैशनल बिहाइंड हैविंग ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के टॉपिक पे आते हैं। अब हम कौन से टॉपिक कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। अब उसमें क्या बात कर रहे हैं कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज के होने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, समझ में क्या, और क्या ज़रूरत है ऑल इंडिया सर्विसेज होने की, ये हमको समझना, समझ में क्या। अब देखो ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था हमने। ऑल इंडिया सर्विसेज का ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि भाई ये रिक्रूटेड होते हैं। कैसे रिक्रूट होते हैं, रिक्रूटेड थ्रू कॉमन एग्जाम। सबके लिए कॉमन एग्जाम होता है कि नहीं होता, हाँ कॉमन एग्जाम के सबके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी व्यक्ति आएगा वो यूपीएससी का एग्जाम देता है, समझा क्या। मतलब ये कौन सा एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यही जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, इसी एग्जाम का रिक्रूटमेंट, इसी एग्जाम से रिक्रूटमेंट होगा ऑल इंडिया सर्विसेज का, ठीक है। नेक्स्ट, सब मान लो ये एक सिविल सर्वेंट है, इसका नाम है एन, ये दूसरा सिविल सर्वेंट है, इसका नाम है एम, एक तीसरा सिविल सर्वेंट है जिसका नाम है एक्स, चौथा सिविल सर्वेंट है उसका नाम है वाई। ये चारों एक ही मेथड से रिक्रूट होंगे। चारों को अगर ऑल इंडिया सर्विस चाहिए तो उनको सबको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, यूपीएससी, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, वहीं से रिक्रूटमेंट होता है। बताओ चारों की ट्रेनिंग भी सेम होगी, हाँ ट्रेंड कॉमनली, ट्रेंड कॉमनली, ये सब कैरेक्टरिस्टिक भी थे, फीचर भी थे, हमको पता है। अब ये चारों के चारों अगर एक ही पोस्ट पर हैं तो क्या ये रूल सब पर रूल अप्लाई होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि ये रूल अप्लाई करेगा इस पर रूल नहीं लगेंगे। मतलब चारों को क्या करना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा, मतलब फॉलो सेम रूल, ये भी बोल सकते हैं हम कि भाई सेम रूल्स फॉलो करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट फीचर होता है कि बताया था कि सारा पे स्केल वगैरह जो भी इनको प्रिविलेजेस मिलेंगे वो सेम होंगे, जो भी पे स्केल होगा इनका सेम होगा, समझना क्या, थ्रू आउट द कंट्री। तो मतलब यूनिफॉर्मिटी होगी कि नहीं, मतलब यूनिफॉर्मिटी भी होगी इनकी, ये भी हमको पता है, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री, ये सब हमने वहाँ पर देखा था जब फीचर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया कि ये उसके कैरेक्टरिस्टिक थे। आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा और आगे जा करके। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये क्या है, एक तरीके का एक्ट्स एज अ ड्राइवर बोल सकता हूँ मैं, ड्राइवर फॉर स्टेट। ये स्टेट है, स्टेट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसकी जो फंक्शंस होते हैं, स्टेट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, समझा क्या। उस फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को चलाता कौन है, तो वो कौन चलाते हैं, उसको बोलेंगे ड्राइवर, और वो कौन होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज से होते हैं, समझना क्या। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चलाएगा, यही चलाएंगे ना, यही तो मैनेज करेंगे इनका, मैनेजेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, ये चाहिए। अब बताओ स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो भाई एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ बंगाल है, एक तरफ बिहार है। अब सबके बिहाफ में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो भाई इसका अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा क्या, इसका अलग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका अलग, इसका अलग नहीं। हम क्या चाहते हैं कि भाई नेशनल लेवल पर कुछ चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी हो, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी क्यों मेंटेन की जाती है, ताकि क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, सेम रहे, समझना क्या, एडमिनिस्ट्रेशन सब में सेम होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाई कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, लिखा है ना पार्ट 6 में, यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा ये भी पार्ट 5 में लिखा है। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग ही तो काम करना है हमको, तो क्या चाहिए हमको, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए। मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री, है ना, इसलिए हमको क्या चाहिए, इसलिए ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए, समझना क्या, क्लियर है ये बात। तो क्यों चाहिए, तो एक चीज़ तो ये बात याद रखना, यूनिफॉर्मिटी हो एडमिनिस्ट्रेशन में थ्रू आउट द टेरिटरी, इसलिए हमको चाहिए। तो अब देखते हैं रीजंस। तो सबसे पहला क्या रीज़न बताया मैं, यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री,
इसलिए हमको नीड है कि ऑल इंडिया सर्विसेज होना चाहिए। हम समझते हैं, देखो जब ब्रिटिश थे ना, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जो ब्रिटिश ने ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड क्या हुआ था भाई, 6 तरीके की ऑल इंडिया सर्विसेज थी, 6 टाइप्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज होती थी वो देखो, पहली थी इंडियन सिविल सर्विसेज, दूसरी थी इंडियन पुलिस सर्विसेज, है ना, इंडियन पुलिस सर्विसेज, तीसरी थी मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, फिर चौथी थी एजुकेशन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक, ये 6 तरीके की ऑल इंडिया सर्विसेज होती थी अंग्रेज के समय में। ये ऑल इंडिया सर्विसेज वो क्यों रखते थे, समझ में आ रहा है तुमको? अब ये अंग्रेज हैं, ये ब्रिटिश हैं, इतने से लोग, अब इनको इतनी बड़ी टेरिटरी को चलाना था, समझ में कि ये इंडियन टेरिटरी थी, इंडियन टेरिटरी। अब तो वो क्या चाहेंगे कि भाई यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन हो ना पूरे एरिया में, समझ में, एक तरीके का कानून चालू करते थे वो, समझ में, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। वो चाहते थे कि पूरे देश में ब्रिटिश का एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हो, समझ में। इसलिए उन्होंने क्या किया था, ये ऑल इंडिया सर्विसेज लेके आए थे, समझ में। एट प्रेजेंट उस समय कितने थे, 6 थे, एट प्रेजेंट कितने हैं, 3 है, 3 है, एट प्रेजेंट 3 है। ऐसा क्यों लाए थे उन्होंने, टू हैव यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया, समझा क्या, इसलिए भी जरूरी था अंग्रेजों के लिए, समझा क्या, क्लियर है ना। ब्रिटिश के समय में ये प्रोविंस है, समझ लो ये ब्लू कलर से, ये n नंबर ऑफ प्रोविंसेस थे, उन पर वो क्या चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, सेम हो। अब एडमिनिस्ट्रेशन सेम होगा तो क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई उनके लिए इजी पड़ेगा, है ना, इट विल बिकम स्मूथ एंड इजी टू गवर्न। इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी चाहते थे सब जगह में, इसलिए उन्होंने ये लेके आए थे, समझा क्या। ठीक है, अब देखो ये जो सिविल सर्विसेज हैं भाई, इस पर क्या रख दिया उन्होंने, एक्सपर्टाइज रख दिया कि नहीं रख दिया। हर एक सिविल सर्विस है, ये देखो यहाँ पर ईच सिविल सर्विसेज क्या थी, ईच ऑल इंडिया सर्विसेज बोल लो, ये क्या था, ये काहे पे फोकस करते थे, फोकस ऑन प्रोफेशनलिज्म, और हर के हर व्यक्ति वेल ट्रेंड थे, है ना भाई, अपने अपने डोमेन में, इन देयर डोमेन। जैसे फॉरेस्ट वाला उस पर ट्रेन कर दिया गया, वो वाला उस पर ट्रेन कर दिया गया, मतलब हर एक व्यक्ति को बेटर ट्रेंड हुआ करते थे। तो उससे क्या हो जाएगा भाई, आप जब बेटर ट्रेनिंग दे दोगे और उनको वेल ट्रेंड होंगे तो उससे प्रोफेशनलिज्म आएगा कि नहीं आएगा, हाँ प्रोफेशनलिज्म आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे उनको क्या होगा, इजी टू गवर्न होगा कि नहीं होगा, इजी टू एडमिनिस्टर। इसीलिए क्या बोलते थे ब्रिटिश के समय में, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती थी ना, ये इसको बोला जाता स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्लियर है, बोलो समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट ऑल इंडिया सर्विसेज क्यों होनी चाहिए, तो हमने समझ लिया कि भाई यूनिफॉर्मिटी हो एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए हमको ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, कोई डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रीजन देखते हैं, सेकेंड रीजन समझते हैं। देखो अब एक टर्म बता रहा हूं तुमको, जिसको बोलते हैं पैरोकियल का मतलब क्या होता है। पैरोकियल का मतलब क्या होता है भाई, पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, है ना। वो नैरो माइंडेड किसी भी सेंस में हो सकता है। मान लो एक सिविल सर्वेंट है,
वो रिलीजन को लेकर के डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो वो भी पैरोकियल हो गया। वो कम्युनल हो सकता है तो वो उसको हम पैरोकियल बोल सकते हैं। वो सेक्सिस्ट हो सकता है, मतलब कि बस मेल डोमिनेशन की बात करें, समझ में गया। तो मतलब नैरो माइंडेड होने का कोई एक पैरामीटर नहीं है, वो कोई भी बेस को लेकर के अगर वो डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब उनका पैरोकियल ही नेचर कहलाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये नैरो माइंडेड किसके आधार पर हो सकता है, रीजन को लेकर के हो सकता है, रिलीजन को लेकर के हो सकता है, समझ में गया। वो कम्युनल हो सकता है वो व्यक्ति, ठीक। नेक्स्ट वो हो सकता है भाई सेक्सिस्ट हो सकता है वो व्यक्ति, है ना, मतलब वो काहे पर सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करे, इन सब के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन करे उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरोकियल है वो, ठीक। अब देखना यहाँ, अब ये है ऑल इंडिया सर्विसेज, ये है सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है। और तीसरा लेता हूँ स्टेट सर्विसेज, ठीक है, स्टेट सर्विसेज, ठीक है। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा पैरोकियल कौन होते हैं, तो उसे दिमाग लगाओ और बताओ। सोचो किसको बोलेंगे भाई सबसे ज्यादा पैरोकियल कौन होते हैं, ये होंगे ना, ये सबसे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। स्टेट सर्विसेज सबसे ज्यादा पैरोकियल होते हैं, क्यों, क्योंकि क्योंकि भाई उनका रिक्रूटमेंट भी कैसा होता है, ये मोस्ट पैरोकियल होंगे कि नहीं होंगे, मोस्ट पैरोकियल। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखो, रिक्रूटमेंट भी उसी स्टेट से होता है, हाँ उसी स्टेट से होता है, मतलब वो उसी रीजन के खिलाफ बायस होंगे कि नहीं होंगे, मतलब उसी रीजन के लिए बायसनेस इन पे ज़्यादा होती है। रिक्रूटमेंट विद इन द रीजन, विद इन द रीजन, है ना, 90% तो उसी रीजन के लोग होते हैं। नेक्स्ट उनका जो भी है मैंने बताया, उनका जो बायसनेस होगी वो भी बढ़ जाएगी, बायसनेस वो भी बढ़ जाएगी उसी रीजन के प्रति, समझा रहा है। अब देखो मान लो कि भाई कल को कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, कल को कुछ कंफ्लिक्ट होता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच, और अगर पैरोकियल नेचर उनका बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत बड़े पैरोकियल मतलब नैरो माइंडेड के लोग होंगे, तो हर एक सिविल सर्वेंट अपने रीजन को फेवर करेगा कि नहीं करेगा, समझा क्या, हर एक रीजन को फेवर करेगा। जब मतलब अपने रीजन को आप फेवर करोगे तो क्या इसमें आप कभी एक बैलेंस बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। आप क्या हार्मनी इंश्योर कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या दो स्टेट एक साथ चल सकते हैं अगर उनके बीच में उनके में अगर नैरो माइंडेडनेस के हैं वो लोग, अगर नैरो माइंडेड हैं वो तो अपने रीजन का फेवर करेंगे ना। कल को मान लो कि भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, कल को कोई गड़बड़ी हो गई तो भाई हर ये वाला मध्य प्रदेश का सिविल सर्वेंट अपनी तरफ फेवर करेगा, उधर का सिविल सर्वेंट अपनी तरफ फेवर करेगा, समझ में। इसके कारण एक बैलेंस कभी बन पाएगा, एक बैलेंस नहीं बन पाएगा, समझ रहा है। एक क्या हो जाएगा भाई, दोनों के बीच में टसल होगा, टेंशन बनेगा, कन्फ्लिक्ट राइज होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के सिविल सर्वेंट अपने अपने रीजन को फेवर करते हैं। लेकिन एक ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जो होगा वो क्या करता है, वो लेस बायस्ड होते हैं, लेस बायस्ड होते हैं, ठीक। प्लस वो उनके बीच में इंटीग्रिटी, हाई इंटीग्रिटी होती है, मतलब वो वैल्यू और लार्जर इंटरेस्ट का सोच करके चलते हैं, समझना गया। ये कैसे सोचते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं, रीजनल बायसनेस नहीं होती इनके अंदर, प्लस हाई इंटीग्रिटी होती है इनकी। हाई इंटीग्रिटी मतलब कि भाई सत्यनिष्ठा बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, अब ये क्या सोचेंगे, सारे डिसीजन किसके आधार पे लेते हैं भाई, एक ब्रॉडर इंटरेस्ट पे लेते हैं, ऑल इंडिया का सोच करके लेते हैं। लेकिन एक जो स्टेट का सिविल सर्वेंट होता है वो क्या करता है, अपने रीजन का लेकर के सोचता है, समझा क्या। वो पैरोकियल नेचर माइंडसेट का होता है, समझा ना, मतलब दे थिंक अबाउट ऑल इंडिया इंटरेस्ट, है ना, क्लियर। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि भाई हमारा जो सारा रीजन है ना उसको इक्वली ट्रीट करना है और इक्वली एडमिनिस्टर करना है, यूनिफॉर्मिटी भी चाहिए हमको। मतलब ये क्या करता है, ये ट्रीट करता है, ट्रीट्स ऑल द रीजन इक्वल,
जब हम इक्वल ट्रीट करते हैं तो क्या किसी में कोई बायसनेस होनी चाहिए? हम रीजन को ही इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम हर कम्युनिटी को भी इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, है ना, हम हर सेक्स को इक्वल ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ये, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बोल रहा है, समझना क्या, तो भाई हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए ना, ऐसा लोग चाहिए जिनके अंदर पैरोकियल सेंटिमेंट्स कम हो, समझना क्या। तो वो हमको कहाँ से मिलेंगे? ऑल इंडिया सर्विसेज से मिलेंगे, समझना क्या। और इसके कारण क्या होगा, एक ऑल इंडिया सर्विसेज का होगा तो उससे क्या होगा, देखो इधर पे समझो एक बात, ठीक, ऑल इंडिया सर्विसेज होगा तो उसके कारण पैरोकियल सेंटिमेंट्स कैसे होंगे, ये कम होंगे। जब पैरोकियल सेंटिमेंट्स कम होंगे तो वो जो सोचेगा वो कैसा सोचेगा, थिंक फ्रॉम ऑल इंडिया इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। अब इनका क्या हो रहा है, इनका रिक्रूटमेंट कैसा होता है, अभी बताया था मैंने तुमको, इनका रिक्रूटमेंट हो रहा था वो सेंट्रली हो रहा है, ठीक है ना। अब स्टेट वाले क्यों पैरोकियल होते हैं, सोचो, क्योंकि भाई स्टेट वाले इसलिए पैरोकियल होते हैं क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था, स्टेट कर रहा था, उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा था, स्टेट दे रहा था, ट्रेनिंग भी कौन दे रहा था, यहाँ पर कौन दे रहा है, सेंटर दे रहा है, ठीक है ना। उनका एग्जाम भी कैसा होता है, ऑल इंडिया लेवल का होता है, ऑल इंडिया लेवल। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा होगा तो बेस्ट टैलेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, बेस्ट टैलेंट कम्स इन दी सर्विस, और वो भी कहाँ से आएंगे, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, ठीक। अब इससे क्या होगा, एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी से आएंगे तो इससे होगा ये कि भाई ये क्या होंगे, जो भी एडवाइस देंगे ना, जो ये एडवाइस होगा वो कैसा होगा, प्रोफेशनल होगा, एफिशिएंट होगा, समझा क्या, प्लस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से होगा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से होगा। लेकिन यही चीज अगर स्टेट सिविल सर्वेंट की बात करें तो वो क्या करते हैं, रीजन को लेकर के फिर सोचेंगे, रीजन को लेकर के सोचेंगे तो एफिशिएंट डिसीजन वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए भी ऑल इंडिया सर्विसेज हमको चाहिए। पहला तो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा क्या रीजन बताया मैंने, ये जो पैरोकियल नेचर होता है, इस ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक बैरियर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए। क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, इस ट्रेनिंग में उनको यही सिखाया जाता है कि आप क्या करो, थिंक फ्रॉम ऑल इंडिया लेवल, समझा कि आपका जो भी डिसीजन लेना है वो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से लेना, समझा रहा है। इसलिए भी क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जरूरी हो जाता है। क्लियर है ये बात, कोई डाउट है इसमें? 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो और कोई डाउट है तो समझाओ। बोलो, कोई डाउट है? हेलो, ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। 2 पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, क्यों ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए, तीसरा पॉइंट समझिए। अब देखो, जो ये ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर होगा, इसको क्या दिया जाता है, इसको दिया जाता है कैडर, जीवन कैडर, ठीक। इसको कैडर क्यों देते हैं, कैडर मतलब कि कुछ साल के लिए एक स्टेट में भेज दिए काम करने के लिए, तो ऐसा करते क्यों है भाई, ये अच्छी बात है क्या, हाँ, ये क्यों जरूरी है। अब हम इसको ऑल इंडिया सर्विस भी बोल रहे हैं और ये सिर्फ उड़ीसा के कैडर के लिए काम कर रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, समझो इस चीज को, ऑल इंडिया सर्विसेज क्यों बोल रहे हैं इसको, ये एक ऑल इंडिया सर्वेंट है, जो एक ऑफिसर काम कर रहा है कहाँ पर, कैडर में। जब ये यहाँ पर काम करेगा तो यहाँ की प्रॉब्लम को वो समझेगा कि नहीं समझेगा, हाँ, ये क्या करेगा, ही विल अंडरस्टैंड द यूनिक प्रॉब्लम, यूनिक प्रॉब्लम्स एंड रियलिटीज रियलिटीज ऑफ कैडर स्टेट, जिस स्टेट में उसको पोस्ट किया गया है उसकी, भाई जो भी यूनिक प्रॉब्लम है, जो भी वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है ना, ग्राउंड रियलिटी कर लो इसको,
जो भी वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है उस कैडर स्टेट की, उसको ढंग से समझेगा कि नहीं समझेगा, उसको ढंग से क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। जब उसको ढंग से अंडरस्टैंड करेगा तो क्या करेगा, देखो आज तो ये स्टेट के लिए काम कर रहा है ना, ठीक है, बाद में ये काहे के लिए काम करेगा, सेंटर के लिए काम करेगा। तो आज यहां से वो क्या कर लिया, इस अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर वो क्या कर लिया, यहाँ पे वर्क किया, यहाँ से ये चीज गैदर की, इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस यहाँ से गैदर किया, और जब ये स्टेट के लिए सेंटर के लिए काम करेगा तो यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस काम आएगा कि नहीं काम आएगा, एक्सपीरियंस यूज करेगा काहे में, इन पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है ना। लेकिन एक सिविल अगर वो स्टेट सर्वेंट होगा, समझना क्या, अगर स्टेट सर्विसेज होगा वो यूनियन में काम तो करेगा नहीं, तो भाई यूनियन की जो पॉलिसीज होंगी जब वो बनाएगी पूरे अलग अलग स्टेट के लिए, तो उसको प्रॉब्लम कौन बताएगा भाई कि ये प्रॉब्लम वहां पर मैंने देखी थी, ये सब एक्सपीरियंस किसको मिलेगा, ये कैडर बेस्ड ऑफिसर कोई मिलेगा ना। ऐसे बिहार वाला बताएगा कि भाई हाँ मैंने ये एक्सपीरियंस किया था जब मैं वहां पर काम कर रहा था, उनको ये प्रॉब्लम आती है, तो भाई मैं क्या करूंगा, उस हिसाब से पॉलिसी बनाऊंगा ना, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है यहाँ, समझना क्या। फिर उसके बाद फिर ये क्या करेगा, काम स्टेट के लिए काम करेगा, फिर ये सेंटर, फिर ये स्टेट, फिर ये सेंटर, ऐसे करके ये कहे रोटेशन में काम करते हैं ना, वर्क ऑन रोटेशन। तो क्या होगा समझो, यहां से एक्सपीरियंस लिया तो पॉलिसी मेकिंग में काम कर लिया, अब पॉलिसी मेकिंग में इसको पता है ना कि भाई मैंने कैसी पॉलिसी बनाई थी, तो यहां पर जब स्टेट के लिए काम करेगा तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में करेगा कि नहीं, फिर उस तरीके से वो बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हाँ बेटर तरीके से वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर पाएगा, समझना क्या। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ये है स्टेट, ठीक है, यहाँ पर इनिशियली जब आप यूपीएससी निकालोगे तो क्या होगा, शुरू में आप मान लो कि भाई यहाँ पर एसडीएम बना दिया गया, यहाँ पर आपने 3 इयर्स के लिए काम किया, समझा क्या। अब फिर उसके बाद आपने सेंट्रल पर काम कर दिया, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस था, यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपने क्या किया, गैदर करे, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपने क्या किया, शेयर किया, तो उससे क्या होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ, ठीक है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने एसडीएम 3 साल के लिए काम कर दिया, फिर यहाँ पर कुछ ईयर फॉर सम ईयर्स आपने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर जो आपने एक्सपीरियंस गैदर किया था यहाँ पर वो शेयर हो गया, उसका यूज आएगा। फिर उसका आप वापस से आप यहाँ पर एज अ डीएम आओगे, डीएम आओगे तो भाई यहाँ पर आपने जो भी आपने देखा था कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसका बेटर इंप्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बेटर इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे। फिर उसके बाद डीएम के बाद आप फिर कभी स्टेट में एज अ सेक्रेटरी काम करोगे, सीनियर पोस्ट पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, बड़े बड़े सेक्रेटरी जो पॉलिसीज बनाते हैं, समझा क्या। यहाँ पर कायदे से हम पॉलिसी बनाते नहीं है, यहाँ पर उसमें पार्ट ले लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमारा शेयर होता है, लेकिन जो सेक्रेटरी पोस्ट पर होते हैं वही एक्चुअली में पॉलिसी मेकिंग करते हैं। बट इसके कारण क्या हो रहा है, देखो आपका जो भी एक्सपीरियंस था उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, कहाँ पर, एक तो भाई पॉलिसी मेकिंग में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी, समझा क्या। और ऐसा क्या, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होती तो ऐसा हो पाता, नहीं हो पाता, समझा क्या, ये स्टेट सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और लोकल की प्रॉब्लम सब कुछ आपको ध्यान में रख के चलना है, तो ऐसे इस वाले सिस्टम को फॉलो करके ही कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, समझा क्या ना। ये हमने देख लिया कौन सा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, और ये कहाँ पॉसिबल है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में ही पॉसिबल, ठीक। एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड में जो भी डाउट हो एक बार समझो और उसको बोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है एक, नेक्स्ट पॉइंट है ये तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है, ठीक है। ये है एक ऑल इंडिया सर्वेंट और ये है स्टेट सर्वेंट, स्टेट सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कहाँ से, ये क्या सोचेगा, इसको देखो ट्रेनिंग कैसे दी गई है, इसकी जो ट्रेनिंग हुई है, इसकी ट्रेनिंग वो ऑल इंडिया लेवल पर हुई है, इसकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, स्टेट लेवल पर हुई है, स्टेट लेवल। इसको जब ट्रेन सिखाया गया था तो इसको यही सिखाया था कि भाई
थिंक फ्रॉम ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव। इसको क्या सिखाया गया था? थिंक फ्रॉम स्टेट पर्सपेक्टिव, स्टेट पर्सपेक्टिव, समझा क्या? प्लस इसका जो कंट्रोल है किस पर है? कंट्रोल्ड बाई, वैसे तो अल्टीमेट बोलते हैं, अल्टीमेट कंट्रोल बाई सेंटर, यहां पर अल्टीमेट कंट्रोल बाई स्टेट, समझना क्या? तो भाई ये कैसे होंगे? अब सेंटर क्या चाहता है? सेंटर किसी एक रीजन के लिए फोकस करेगा कि सारे स्टेट को इक्वल ट्रीट करता है? वो तो इक्वल ट्रीट करेगा। तो ये क्या करेगा? ये जो भी डिसीजन लेंगे, इनका डिसीजन कैसा होगा? ऑल इंडिया इंटरेस्ट का होना चाहिए, समझा क्या? और यहाँ पर जो डिसीजन होगा वो कैसा होगा? स्टेट इंटरेस्ट का होना चाहिए ना, स्टेट इंटरेस्ट का होगा। तो भाई ये रीजनलिस्टिक होते हैं ना, इनका डिसीजन कैसा होगा? रीजनलिस्टिक होगा। इनका डिसीजन कैसा होता है? इनका नेशनलिस्ट होता है, समझ में आ गया? इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका कैसा विजन होगा? इनका विजन जो होता है ना, इनका विजन होता है कैसा? नेशनल विजन होता है, नेशनल विजन, समझा क्या? अब बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमको स्टेट के इंटरेस्ट में लेकर के नहीं लेना पड़ता, हमको नेशनल इंटरेस्ट पर वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। और इनका विजन कैसा होता है? इनका विजन होता है रीजनल विजन, रीजनल विजन, समझा क्या? रीजनल विजन है ये, और ये कैसा है? ये स्टेट मतलब रीजनल विजन, और ये है नेशनल विजन। सोचो जब हम डिसीजन लेती है यार, कभी भी सरकार चलती है, तो क्या सिर्फ स्टेट का इंटरेस्ट लेकर के डिसीजन लिया जाता है? कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी जैसे मामले होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट से हमको सोचने पड़ते हैं। और सोचो अगर ऑल इंडिया सर्वेंट नहीं होंगे तो क्या हम वो सारे डिसीजन बेटर तरीके से ले पाएंगे? और ले भी लिए तो क्या उन पर एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे? नहीं बना सकते। इसीलिए ऑल इंडिया सर्विसेज होना बहुत जरूरी हो जाता है। सुनना क्या ये पॉइंट? बोलो, समझना क्या? हाँ, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार देख लो पूरा। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। बढ़े आगे। क्या क्या पॉइंट देख लिया था हम लोगों ने? पेरोकियल देख लिया था, फिर देख लिया था भाई यूनिफॉर्मिटी भी समझ लिया था हम लोगों की, ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए भी ऑल इंडिया सर्विसेज होना चाहिए। नेक्स्ट देखा था कि कैडर बेस्ड सर्विसेज होता है, वो वाला पॉइंट भी देख लिया था। अब देखते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज और क्यों होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन सा पॉइंट है ये? चौथा पांचवा जो भी हो, ठीक है ना, देख लेना। ये पॉइंट है कि भाई फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल पॉलिसीज, फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक। स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज क्यों, उसके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे रोल प्ले करता है? देखो, ये एक ऑफिसर है ऑल इंडिया सर्वेंट, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विस, ये याद करो पॉलिसी मेकिंग में भी पार्ट करता है, पॉलिसी मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है ये, ठीक। और यही आपका इम्प्लीमेंटेशन में भी पार्ट करेगा, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी इसका रोल है, इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, समझा क्या?
जब इन्होंने खुद पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट किया है, खुद पॉलिसी, तो वही व्यक्ति तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये नहीं समझेंगे कि भाई हाँ ये वाली जो पॉलिसी लाई है इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर पाएंगे ना, हेंस बेटर इंटीग्रेशन बिटवीन बोथ, है ना, दोनों के बीच में एक बेटर तरीके से इंटीग्रेशन बना पाएंगे, क्योंकि वो क्या बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे ना, दे विल अंडरस्टैंड larger motive and intention behind the policy, behind the policies, ठीक है। तो इसलिए भी ऑल इंडिया सर्वेंट जरूरी होते हैं। जब वो बेटर तरीके से लार्जर मोटिव समझ गए, इंटेंशन समझ पाएंगे, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में इजी पड़ेगा कि नहीं, ईज फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसलिए ऑल इंडिया सर्वेंट होते हैं, समझा क्या, क्योंकि भाई हमको पता है कि भाई ऑल इंडिया सर्वेंट स्टेट के लिए भी काम कर रहे हैं, स्टेट में कैडर बेस्ड, मतलब हाईली जो क्रिटिकल पोजीशन होती है ना, हाई क्रिटिकल पोजीशन, वो कौन लेता है, ऑल इंडिया सर्वेंट लेते हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम होगा तो वो एक ऑल इंडिया सर्वेंट है, वो क्रिटिकल पोजीशन है। इस क्रिटिकल पोजीशन से ही तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं। और उस पॉलिसी, जब आपको ये क्रिटिकल पोजीशन आप हेल्ड कर रहे हो और आप ऑल इंडिया सर्वेंट हो और आप ब्रॉडर एंगल से समझते हो हर चीज़ को, समझना क्या, तो भाई आप जब मान लो सेंटर ने कोई लॉ बनाया है, कोई पॉलिसी बनाया है, तो आपको पता होगा कि भाई उसका मोटिव क्या है, उसका लार्जर इंटरेस्ट क्या होगा, वो सब आप अच्छे तरीके से समझते हो। तो उस चीज़ को आप बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे, हाँ बिल्कुल बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। इसलिए भी क्या होता है, ऑल इंडिया सर्वेंट एक जरूरी हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। और यही चीज़ अगर स्टेट सर्विसेज वाले होंगे तो वो एक नैरो उनका पर्सपेक्टिव होगा, वो रीजनलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से सोचेंगे, है ना। मतलब वो क्या कर सकते हैं, स्टेट सर्वेंट क्या हो सकते हैं, मे अपोज, है ना, बट ये क्या अपोज करेंगे, दे विल नॉट अपोज, है ना, अनटिल अनलेस वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज से कंफ्लिक्ट ना करे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से कंफ्लिक्ट ना करे। और अगर डेमोक्रेटिक वैल्यू से कंफ्लिक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से कंफ्लिक्ट कर रहा है, तो फिर वो लॉ तो वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी ना जुडिशियरी, तो आप काहे टेंशन ले रहे हो। मतलब इसीलिए बोलते हैं कि वो समझते हैं कि भाई ये लॉ बनाया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया होगा, लार्जर इंटरेस्ट के लिए बनाया होगा, सबके हित में सोच करके बनाया होगा। इसलिए जब हम वो चीज़ें अच्छे तरीके से समझते हैं तो हम उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट भी करा पाएंगे। इसलिए ऑल इंडिया सर्वेंट जरूरी हो जाते हैं, समझा क्या, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब इंडिया का कैरेक्टर कैसा है, देखो इंडिया का कैरेक्टर, इंडियन का कैरेक्टर कैसा है। इंडिया के अगर कैरेक्टर की बात करें भाई, ये है आपका फेडरल कैरेक्टर, है ना, फेडरल कैरेक्टर। और फेडरल कैरेक्टर भी है लेकिन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये तो हमने पढ़ा था ना, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक, फेडरल कैरेक्टर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने पढ़ा है। तो भाई एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग सेंटर है मतलब ज़्यादा कंट्रोल किसका होगा, समझा क्या, लार्जर कंट्रोल किसका होगा, लार्जर कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसका होना चाहिए, वो यूनियन गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो कि है, हमको पता है कि कैसे है, ये तो हम समझते हैं। अब ऑल इंडिया सर्विस जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये एक्ट करता है, एक्ट्स एज अ टूल, काहे के लिए, टू अचीव, ये टू अचीव क्या, फेडरल कैरेक्टर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, समझा क्या कैसे। देखो ये जो ऑल इंडिया सर्वेंट होंगे, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, देखो इनमें अल्टीमेट कंट्रोल किसका होता है, अल्टीमेट कंट्रोल तो सेंटर का होता है ना। ये वर्क भले करते हैं, ऑल इंडिया सर्वेंट वर्क्स
फॉर स्टेट कैडर, बट उसमें भी जो क्रिटिकल एरियाज हैं, उसमें भी जो क्रिटिकल एरियाज हैं, क्रिटिकल एरियाज, उन पर कंट्रोल किसका होता है? यूनियन गवर्नमेंट पर, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, भले ही वो किसके लिए काम करेंगे, स्टेट के लिए, बट उन पर यूनियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो रहता ही है ना। ये है यूनियन गवर्नमेंट और ये क्रिटिकल एरियाज के लिए काम करते हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस तो रहता ही है, ठीक, इन्फ्लुएंस तो उनका बना रहता है। समझना क्या, समझना क्या? क्यों? क्योंकि भाई स्टेट के मतलब ओवरऑल नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई स्टेट ना चला जाए, इसलिए। क्लियर है? इसलिए यूनियन का कंट्रोल तो बना ही रहता है उन पर। समझना क्या? इसका इन्फ्लुएंस ऐसा क्यों रहता है? नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। ये एक ऑल इंडिया सर्वेंट है, ये काहे के लिए काम कर रहे हैं? वर्क्स फॉर स्टेट कैडर, ठीक। अब यहाँ पर किसका? सेंटर का, यूनियन गवर्नमेंट का इस पर इन्फ्लुएंस है। ये इन्फ्लुएंस क्यों है बताओ? ये इन्फ्लुएंस इसलिए है कि सारे के सारे स्टेट्स, ये हो गए स्टेट्स, सारे के सारे स्टेट्स क्या करें? आर so that these states are largely guided by central's approach। समझ में क्या? so that these states are largely guided by central's, इधर पढ़ लो, ड्राइंग वगैरह करने में अपना टाइम वेस्ट करते हो। गाइडेड बाय सेंट्रल्स अप्रोच, समझ में आएगा नहीं कुछ। पूरा ध्यान उधर लगा दोगे तो फिर हो गया, बाद में बैठे रह जाओगे। इतना पैसा लग रहा है तुम्हारा, सोच लो थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ये इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर ध्यान दिया करो जो मैं बता रहा हूँ। उधर ध्यान दोगे तो फिर उधर ध्यान चला जाएगा, इधर इसके चक्कर में। इतना ही करना है तो एक व्हाइट बोर्ड ले लो, ड्राइंग बनाते रहना वहाँ, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है सेंट्रल ऑल इंडिया सर्वेंट पर। मतलब क्या होता है, क्यों इन्फ्लुएंस होता है? ताकि सारे स्टेट काम करते रहें किसके अप्रोच पर, जैसा सेंट्रल चाहता है वैसा। समझना क्या? तभी तो इसी के थ्रू तो याद करो बोल रहे थे कि फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनियन कैरेक्टरिस्टिक है। समझना क्या? अब ये जो सेंट्रल अप्रोच सारे सेक्टर में नहीं, बट एटलीस्ट जो कौन से है क्रिटिकल एरियाज है। समझना क्या? क्रिटिकल एरियाज में, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी वाले एरियाज हो गए, उन सब में है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब एरियाज वाले में सेंट्रल के अप्रोच से सारे स्टेट चलते रहे, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस है। अब इसका इन्फ्लुएंस का मतलब ये क्या बोल रहे हैं हम, ये एक एक्ट्स एज अ टूल, ये टूल की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? काहे के लिए? टू अचीव क्या? फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस, यही तो हमने पढ़ा था। समझ में आ रहा ना कैसे? तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में अपने रख लो। बोलो समझ में आ क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये तीसरा स्टेट, ठीक। ये तीन स्टेट हैं, ये तीन स्टेट हैं। अब इन तीनों के बीच में अगर हम चाहते हैं कि भाई बेटर कम्युनिकेशन बना रहे, समझ में क्या? इनके बीच में इंटर स्टेट कम्युनिकेशन बना रहे, कम्युनिकेशन समझते हो ना भाई, वार्तालाप बना रहे, दोनों में बातचीत चलती रहे, ट्रेड इंटर कॉमर्स चलता रहे, दो सबके बीच में एक हार्मनी बना रहे। इनके बीच में हम बना देते हैं क्या, इनके बीच में कम्युनिकेशन, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो, ठीक है। इनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स बना रहे, ट्रेड एंड कॉमर्स बना रहे, समझा क्या? इनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, समझा क्या? इनके बीच में इंटर स्टेट
अदर एक्टिविटीज भी होती रहे, जैसे कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन बना रहे, ठीक है ना। ये सब अगर हम चाहते हैं तो बताओ, हम एक ऑल इंडिया सर्विसेज को प्रिफर करना चाहिए कि स्टेट सर्विसेज को। यहाँ का जो स्टेट सर्वेंट होगा, यहाँ का जो स्टेट सर्वेंट होगा, वो तो अपने अपने रीजन के बारे में सोचेगा ना, है ना, अपने अपने रीजन के बारे में सोचेगा। तो स्टेट सर्वेंट होंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा भाई किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो एक ऑल इंडिया सर्वेंट होगा, वो क्या ये सब चीज़ों को बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर पाएगा ना, इनमें बेटर कोऑपरेट कर पाएगा। सोचो, यहाँ का आईएएस है जो, यहाँ का आईएएस है जो, और यहाँ का आईएएस है जो, उनकी रैंक एक है, यूनिफॉर्मिटी एक है, काम करने का तरीका एक है, समझना कि अप्रोच सेम है। ये सब ऑल इंडिया इंटरेस्ट से सोचते हैं, लार्जर इंटरेस्ट से सोचते हैं, हर सेक्शन का हित सोचते हैं, पैरोकियन सेंटिमेंट्स इनमें होते नहीं है। तो भाई इनके बीच में यूनिफॉर्मिटी होगी कि नहीं, तो जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होगी उसमें भी एफिशिएंसी होगी, और वो एक तरीके से होगा तो बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर पाएंगे। जब बेटर तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो भाई कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं, इंटर स्टेट कोऑपरेशन को भी बेटर तरीके से बढ़ा सकते हैं। समझा कि इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट कैसा होगा, कन्फ्लिक्ट कम होगा। और ये तो सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, बिटवीन द स्टेट। और याद करो, एक आईएएस जो है वो सिर्फ स्टेट, यहाँ पर 3 कड़ी है उसकी, है ना। ये कन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में कम कर रहा है, तो पहला हमने देखा इंटर स्टेट कम कर रहा है ना, कन्फ्लिक्ट को कम कर रहा है। और दूसरा विद इन द स्टेट भी तो कम करेगा भाई। एक भोपाल का जो कलेक्टर होगा, एक जो इंदौर का कलेक्टर होगा, वो भी तो यही चाहेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स प्रॉस्परस होता रहे। तो इंट्रा स्टेट भी ये कन्फ्लिक्ट कम होगा, समझा क्या, इंट्रा स्टेट भी। अब समझो, ये जो आईएएस है वो एक तरफ स्टेट की तरफ भी काम कर रहा है, और एक तरफ ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है। ये है यूनियन गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों के बीच में भी तो यही चाहेगा ना ये व्यक्ति की कन्फ्लिक्ट कम से कम हो। तो यही बोल सकता हूँ मैं, यूनियन एंड स्टेट के बीच में भी कन्फ्लिक्ट कैसा हो, कम से कम रहे, समझा क्या। और वो कौन सी सर्विस हमको ऐसा प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ कौन सी है, यही है, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। तो बताओ, इसके कारण ये जब इतने कन्फ्लिक्ट करेगा, इतने कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगा, तो इसके कारण फेडरलिज्म क्या होगा, फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगा कि नहीं होगा, विल बी स्ट्रेंथेंड, समझा क्या। फेडरलिज्म को क्या करा जाएगा, स्ट्रेंथेंड हो जाएगा इससे, क्लियर है, ठीक। बोलो समझ में आ गया। तो भाई ये सारे फीचर्स हैं उसके, ठीक है ना। ये सारे फीचर्स काहे के हैं, क्यों ऑल इंडिया सर्विसेज होने चाहिए। मतलब जो हम टॉपिक कर रहे थे क्या, कि भाई नीड फॉर सिविल सर्विसेज वाला था, जो बेनिफिट ऑफ सिविल सर्विसेज नहीं, मतलब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहे थे। और या फिर पूछ ले आपको रैशनल बिहाइंड ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब अच्छी अच्छी बातें तो देख ली कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इससे ये होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा, है ना, इंटर स्टेट हारमनी होगी। ये सब काहे पे जाएगा, ये वाला पॉइंट काहे पे जा रहा है, ये हारमनी है, ठीक है ना, हारमनी बढ़ेगा, समझना कि एक बैलेंस बना रहेगा। ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट देख लिए अपन लोगों ने, अलग अलग मॉडल से, अलग अलग कंसेप्ट से, ये सब समझ लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इसका क्रिटिसिज्म क्या है ना, क्रिटिकल व्यूज विथ रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के क्या क्या क्रिटिसिज्म होते हैं, ये समझना है अपन, क्लियर है। बोलो समझ में आ गया इतना जो अभी तक पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, क्रिटिकल व्यूज विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस। बताओ, 2 मिनट तुम लोग पहले अपना अपना बताओ। इतना पढ़ने के बाद भी अगर 1-2 पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो अब क्या बोलूँ मैं, कुछ क्रिटिसिज्म बताओ, जल्दी जल्दी फटाक से, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी बोलो, जिसको जिसको जो आता। क्या क्या इतना पढ़ने के बाद एक आध क्रिटिसिज्म बताओ। ठीक है, नेक्स्ट।
कैसे? हाँ ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। नेक्स्ट बताओ। हाँ ठीक है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, समझा क्या? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कोई और पॉइंट? बहुत बढ़िया, यस यस, ठीक है, फिर नेक्स्ट। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया है, अब इसको देख लेते हैं जल्दी से फटाक। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इसका कुछ क्रिटिसिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट समझते हैं, ये जो ऑल इंडिया सर्विस नाम है ना, इस नाम को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन। इसमें देखो क्या लिखा है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअली में जो नाम है वैसा कुछ होता ही नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज तो है ही नहीं। देखो पहला वर्ड क्या है, सर्विसेज। ठीक, पहला वर्ड उठाते हैं, क्या है, सर्विस। ये एक ऑल इंडिया सर्वेंट है, ठीक, और ये सर्विस देने की बजाय यहाँ पर कोई इनके अंदर कोई सेंस ऑफ सर्विस नहीं होता, समझना क्या, बट इनके अंदर सेंस ऑफ रूल होता है। ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये सर्विस करने नहीं आए हैं, ये रूल करने आए हैं। कभी आप कलेक्ट्रेट जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, कभी आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके सर्विस के लिए नहीं होते हैं, जैसे कि आपको आपके ऊपर वो रूल कर रहे हैं, समझना क्या। तो ये क्या है, एक इसको देख रहे हैं, इन तीनों वर्ड को समझ रहे हैं। ऑल इंडिया नेचर नहीं, अभी ऑल इंडिया नेचर पे नहीं आ रहा, अभी सिर्फ सर्विसेज समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की, बट क्या ये सर्विस दे रहे हैं? सर्विस तो दे रहे हैं, बट इनका जो वो होता है ना, काम करने का तरीका, वो ऐसा होता है कि जैसे ये कि रूलर है, समझना क्या। इनके अंदर एरोगेंस होता है, इनके अंदर एलिटिज्म होता है। एलिटिज्म समझते हो, ये अपने आप को आपसे सुपीरियर समझते हैं, समझना क्या। जब आप सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी का कंसेप्ट आने लगता है तो वहां पर सर्विस नहीं होता, समझना क्या। वहां पर एक रूलर होता है और एक जिसके ऊपर आप रूल करते हो वो हो जाता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या है, नो सेंस ऑफ सर्विस, ठीक है। बट क्या है, बट सेंस ऑफ रूल है उनके अंदर, सेंस ऑफ रूल, समझा क्या। हम किसको पढ़ रहे हैं अभी, सर्विस वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, इनके अंदर कैसे है ये सेंस ऑफ रूल, कैसे हम बोल रहे हैं। देखो एक तो इनके अंदर एलिटिज्म है, एलिटिज्म या फिर एलिटिस्ट अप्रोच है, एलिटिस्ट अप्रोच, समझा क्या। ये अपने आप को आपसे डिफरेंट समझते हैं, समझा क्या। इनका रहने का तरीका भी आप देखोगे इतने, और ये आपसे जैसे इनका ट्रीटमेंट होता है वो भी आप देखोगे तो एलिटिस्ट अप्रोच आपको लगेगा। नेक्स्ट, इनके अंदर एरोगेंसी होती है, ठीक है ना। ये कैसे होता है, एरोगेंट होता है, बात करने के तरीके से समझ जाओगे आप, कल पुलिस थाने के चक्कर में पड़ोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया बोल रही है, ठीक है ना। अब ऑल इंडिया कैसे, ये ऑल इंडिया भी नहीं है, कैसे ऑल इंडिया की बात कर रहे, देखो ऑल इंडिया कैसे नहीं है। ऑल इंडिया ऐसे नहीं है कि भाई, पहली बात क्या कि अब वो व्यक्ति, एक जो कैडर बेस्ड सर्विसेज होती है, इसमें किसी एक आईएएस को 10-15 साल अगर हमने काम करने के लिए भेज दिया तो उस रीजन के प्रति उसका लगाव हो जाता है, अटैचमेंट होता है। समटाइम्स वो उस रीजन के इंटरेस्ट से सोचने लगते हैं। अभी थ्योरेटिकली में तो जो भी पढ़ा कि ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव सोचते हैं वो ऐसा वगैरह, ठीक है ना। अब वो क्या कर देते हैं कि भाई वो उस रीजन के, उस मतलब उस रीजन के इंटरेस्ट के हिसाब से सोचने लगते हैं। जैसे कि बंगाल के एरिया के इंटरेस्ट में ही सोचने लगेगा, वो नॉर्थ ईस्ट के इंटरेस्ट के एरिया में ही सोचने लगेगा, और वो लार्जर इंटरेस्ट से नहीं सोचने लगते हैं। वो कभी कभी क्या होता है, स्टेट के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। जैसे कि देखो अभी जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे, जैसे कि एक शाह फैजल थे, शाह फैजल ने रिजाइन कर दिया बाद में, ठीक है ना। उनका अभी कभी उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो 2009 के शायद टॉपर थे, उसके बाद कैडर बेस पे सर्विस कर रहे थे, अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी आप जिस रीजन में काम करते हो तो उसके पक्ष में बायस हो जाती हो आप, फिर लार्जर इंटरेस्ट पे नहीं सोचते। आप लार्जेस्ट इंटरेस्ट पे जब नहीं सोचते हो तो फिर उस केस में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट होने लगता है, समझ में, कि एक तरफ लार्जर इंटरेस्ट में, एक तरफ स्टेट इंटरेस्ट में। तो फिर जब कन्फ्लिक्ट होने लगा तो फिर हम उसको ऑल इंडिया सर्विसेज थोड़ी बोल सकते हैं,
नहीं बोल सकते। समझ में क्या मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाता है। कब? इन कैडर बेस्ड सर्विस, ठीक है ना। कैडर बेस्ड सर्विस जब हम करते हैं तो हमको क्या होता है कि भाई उस एरिया में क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो फिर हम उस एरिया के इंटरेस्ट से सोचने लगते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और एट द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ठीक है ना। और दूसरा एक और इशू रहता है कि ऑल इंडिया का, हम ऑल इंडिया काम भी नहीं करना चाहते। ऑल इंडिया हम कब बोलेंगे भाई? ऑल इंडिया हम तब बोल रहे हैं ना, एक तरफ यूनियन के लिए भी काम कर ले हम और स्टेट के लिए भी काम कर ले हम, ठीक है ना। एक स्टेट वन है, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, जब जरूरत हो तो हम उसमें काम करते रहें, अभी स्टेट में कल उस स्टेट में, ठीक है ना। तो हम और प्लस यूनियन के लिए भी सर्व करते रहे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि भाई ये अवॉइड करते हैं रोटेशन को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भाई क्या है, ऑल इंडिया क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मैनी ऑफिसर्स कैसे करते हैं, अवॉइड्स रोटेशन को अवॉइड करते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल प्रेशर लगा करके, कुछ ना कुछ इनके भी वो रहते हैं कि भाई इनका भी थोड़ा बहुत वजनदारी रहती है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर से इनके रिलेशन वगैरह होते हैं। जैसे मान लो ट्रांसफ़र होना है तो ट्रांसफ़र रुकवा लेते हैं, देखा है ना कई बार बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ट्रांसफ़र रुकवा लेते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वो रोटेशन को अवॉइड करवा देते हैं। मतलब जो यूनियन में काम करता है वो चाहता है कि मैं यूनियन में ही काम करूं। कई लोग स्टेट के लिए काम करने लगते हैं कैडर बेस में, तो वो सोचते हैं कि मैं भाई यहाँ से क्यों जाऊँ जब मेरा यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो फिर हम उसको ऑल इंडिया कैरेक्टर क्यों बोल रहे हैं, समझ में क्या। दूसरी बात आपको पता है कि भाई कई लोग होम कैडर ही डिमांड करने लगते हैं। मोस्ट ऑफ देम सीक्स होम कैडर, ठीक है ना। बहुत लोग होम कैडर में ही रहना चाहते हैं और वो लोग प्रेफर भी होम कैडर ही करते हैं। तो भाई इसमें ऑल इंडिया कैरेक्टर कहाँ हुआ? जब आप होम कैडर की ही बात करने लगते हो तो ऑल इंडिया कैरेक्टर नहीं हुआ। नेक्स्ट एक इशू है, इशू ऑफ मैरिज। मैरिज इशू में समझते हो क्या होता है? वाइफ अगर चाहती है कि भाई उसका होम कैडर मिल जाए, तो कभी कभी देखना कि पति पत्नी एक ही होम कैडर में काम करने लगते हैं, समझा क्या, ताकि उनका मैरिज जो अलायंस है वो भी बना रहे और वो सर्व भी करते रहें। तो फिर इस केस में भाई ऑल इंडिया कैरेक्टर कहाँ रह गया, समझा क्या। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। ये कुछ इशू है जिसके तौर पर हम बोल सकते हैं कि भाई नाम भले हम ऑल इंडिया सर्विसेज बोल रहे हैं, बट ये ऑल इंडिया सर्विसेज कैरेक्टर हमको देखने को नहीं मिल रहा, समझना क्या, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया में ट्रेनिंग में हमको क्या सिखाया जाता है। देखो अब ऑल इंडिया ट्रेनिंग, और जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान से ही लेकर के फील्ड में, देखो फील्ड में काम करने जाते हो आप, तो यहाँ से ही हमको ग्रुपिज्म देखने को मिलता है, समझना क्या। यहाँ से ही हमको ग्रुपिज्म देखने को मिलता है। ग्रुपिज्म मतलब समझते हो? ट्रेनिंग मतलब एक तरीके के लोग एक अपना एक ग्रुप बना लिए। जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान भी देखा गया है कि बंगाली का एक मैच होता है, समझ में, कि नॉर्थ ईस्ट वालों अलग अपना रहते हैं। कॉलेज में भी ग्रुप बना के चलते हैं ना कि भाई एक तरीके के लोग एक ग्रुप में बना के रहने लगते हैं। वैसे यहाँ पर इवन ट्रेनिंग के समय में भी ये देखा जाता है कि भाई आपको नॉर्थ ईस्ट वाले एक साथ खाना खाते हैं एक बेंच पर, ऑल इंडिया उसमें कैरेक्टर कहाँ रह गया, समझ में। ट्रेनिंग के दौरान से ही आप ग्रुपिज्म सीख जाते हो। आगे चल के फील्ड में भी देखना कि भाई ग्रुपिज्म होता है, समझ में क्या, ब्राह्मणवाद चलता है। फिर यहाँ पर आपको नीचे के लोग ग्रुप बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले ग्रुप बना लेते हैं, मुस्लिम्स में ग्रुप बन जाते हैं। कभी देखना आप फील्ड में इनको, तो आपको ऐसा दिखेगा, समझा क्या, कि भाई अंदर पुलिस स्टेशन में भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, समझा कि एक साथ लंच कभी नहीं करते हैं, समझा क्या। तो ये ग्रुपिज्म है, ये ऑल इंडिया कैरेक्टर कहाँ हुआ फिर? जब ऑल इंडिया कैरेक्टर नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, समझा क्या, ठीक है। ग्रुपिज्म मिल जाएगा आपको, काहे को लेकर के, रीजन को लेकर के ग्रुपिज्म बनते हैं, कास्ट को लेकर के ग्रुपिज्म बन जाता है, रिलीजन को लेकर के ग्रुपिज्म बन जाते हैं, समझा क्या, ठीक। इवन आप उसमें भी देखो ना, आर्म्ड फोर्सेस में भी जो उनकी टुकड़ी होती है उनमें भी देखो ग्रुप्स बटे होते हैं। तो ग्रुपिज्म है, तो फिर इसमें क्या होता है, ऑल इंडिया कैरेक्टर बोलने में हमको सही नहीं लगता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने कि बहुत सारे ये ऑल इंडिया सर्वेंट है, ठीक है ना।
ये ऑल इंडिया सर्वेंट है। ये ऑल इंडिया सर्वेंट क्या करेगा, ये लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई सम तो यही चाहेंगे कि भाई हम यूनियन के लिए ही काम करें, कोई चाहता है कि हम सिर्फ कैडर बेस्ड काम करें, समझना क्या। जैसे कि सम ऑफिसर्स वांट्स टू वर्क एज यूनियन, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में, सम वांट टू वर्क फॉर कैडर बेस्ड सर्विसेज नॉट फॉर सेंटर, तो ये इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो फिर ऑल इंडिया कैरेक्टर कैसे हो गया भाई, सम वांट्स टू वर्क फॉर कैडर एंड नॉट फॉर सेंटर, ठीक है। सम वाइस वर्सा होता है, इसका जस्ट अपोजिट, समझ में आ गया। उसके अलावा एक पॉइंट तो हमने देखा कि दे है ना, ये भी आपने देख ही लिया है, रोटेशन में भी काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिस कैडर में रहते हैं उसमें ही काम करना चाहते हैं, समझ में आ गया। तो भी ऑल इंडिया कैरेक्टर तो हमको नहीं नजर आता, समझ रहे ना, क्लियर है ना ये बात। तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि भाई पढ़ते हम जरूर हैं, बट हमको देखने को मिलता है कि भाई ऑल इंडिया कैरेक्टर जैसा हमको कुछ, अगर हम अच्छे से एनालाइज करें तो थोड़ा बहुत ये मिसनॉमर ही लगता है हमको। बोलो समझ में आ गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं हम इसको ऑल इंडिया सर्वेंट, ऑल इंडिया सर्विसेज, कैसे इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्लियर है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये लो, ये लो, हाँ लगा दे रहा हूँ अभी तो 10 मिनट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, ये एक ऑल इंडिया सर्वेंट है, ये एक ऑल इंडिया सर्वेंट है, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं क्रिटिकल पोस्ट, अभी देखा था मैंने, क्रिटिकल पोस्ट या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना भाई। एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वो ऑल इंडिया सर्वेंट होल्ड करके रखते हैं, ये बात हमको पता है। अब सोचो, अब ऐसा करने के लिए उनको क्या जरूरत है, नीड काहे की होती है, उनको नीड है काहे की, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उनको, है ना, इन डेप्थ नॉलेज, काहे का इन डेप्थ नॉलेज, जिस कैडर में आप काम करते हो, ऑफ दैट पर्टिकुलर कैडर, ठीक। क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई आप बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट, क्रिटिकल पोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करके रखते हो, तो उसके लिए अब इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करके रख रहे हो तो भाई आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि नहीं उस कैडर का, समझना क्या। और उस कैडर का इन डेप्थ नॉलेज होने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, ग्राउंड रियलिटी से अवगत होना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा फील्ड लेवल पर, है ना, वर्क फील्ड लेवल पर, ताकि आप क्या हो, ग्राउंड रियलिटी से आप अवगत हो पाओ, फॉर गेटिंग नॉलेज ऑफ ग्राउंड रियलिटी, ठीक है ना। ग्राउंड रियलिटी के नॉलेज के जानना है अगर आपको तो भाई फील्ड में काम करना पड़ेगा, समझना क्या। लेकिन अब देखें भाई ये फील्ड पर काम नहीं कर पा रहे, दिक्कत ये है, ऐसा क्यों, समझना क्या, ये वाला सिस्टम फॉलो ही नहीं हो पा रहा, है ना, नॉट एबल टू वर्क, फील्ड लेवल पर वर्क नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, समझना क्या। अब ये समझते हैं ऐसा क्यों हो, क्योंकि इनको क्या कर दिया है, इनका वर्कलोड इतना ज्यादा कर दिया हमने, ठीक, वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। कई बार कई ऑफिसर्स का तो भाई डिसइंटरेस्ट हो गया है, डिसइंटरेस्ट मतलब वो काम ही नहीं करना चाहते हैं फील्ड लेवल पर जा करके, समझा क्या, डिसइंटरेस्ट है उनको, ठीक है ना, कि वो जाकर के ही नहीं करते, ओवरबर्डन कर दिए हैं, मतलब ओवरबर्डन, वर्कलोड बढ़ा देना, मतलब क्या कर देना, ओवरबर्डन। अब ये कैसे किया जाता है,
बहुत सारे काम जो कि नीचे वाले अथॉरिटीज भी कर सकते हैं, हम उनसे ना करवा करके इन्हीं से करते हैं। जैसे कि बहुत सारा साइनिंग करना, साइन करने वाला जो काम होता है वो तो भाई नीचे के अथॉरिटीज भी करते हैं ना, तो आप उनको दे दो वो वाला काम, इनको रिलीव करो। कई सारे बहुत सारे छोटे छोटे काम भी होते हैं, इनसे करवाए जाते हैं, इनके साइन लगते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, वो सारे वर्क को उनको दे देना चाहिए, मतलब डेलीगेट कर देना चाहिए वो सब वर्क। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि भाई ये ओवरबर्डन क्यों है, क्योंकि बहुत सारे नॉन डिपार्टमेंटल वर्क जो होते हैं, जो डिपार्टमेंटल नॉन डिपार्टमेंटल वर्क है ना, वो भी किससे करवाए जाते हैं, इनसे करवाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि भाई इनको ओवरबर्डन कर दिया गया है। ओवरबर्डन मतलब बहुत सारे नॉन डिपार्टमेंटल वर्क भी कौन करता है, एक आईएएस कर रहा है, तो वो उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए, फील्ड वर्क में होना चाहिए। तो वो फील्ड वर्क ना करके क्या कर रहा है, नॉन डिपार्टमेंटल वर्क कर रहा है, मतलब साइन ही करता रहता है दिन भर, कहीं जाने का, कहीं जा करके ऑन फील्ड जा करके उसको कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना और सुपरविजन करना, ये सब का काम वो नहीं कर पा रहा। दिन भर ऑफिस में बैठ करके वो सिर्फ साइन ही करता रहता है। तो इसके कारण ये उसको एक्सपर्टीज नहीं मिल पा रही है, समझा गया, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव काम में लगा हुआ है। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, कि भाई क्या करना चाहिए, ये जो नॉन डिपार्टमेंटल वर्क है इनको क्या कर देना चाहिए, इनको डेलीगेट कर देना चाहिए। समझा गया, इनका डेलीगेशन हो जाना चाहिए। डेलीगेशन मतलब किसी और को दे दो ये सब वर्क, डेलीगेशन, समझा गया, डेलीगेशन टू अदर अथॉरिटीज। ठीक है, प्लस क्या करना चाहिए, एक चीज और याद रखो, ये एक्सपर्ट है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ये जो एक आईएएस, एक सिविल सर्वेंट है, ऑल इंडिया सर्वेंट है, उसको ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली होना चाहिए पड़ेगा। समझना क्या, मतलब क्या बोल रहा हूँ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन वर्क, ये भी करने का जरूरत है। ये सब रिफॉर्म्स में लिख दोगे आप, ज्यादा तरीके से समझ में आएगा जब रिफॉर्म के लिए अपन जाएंगे। ठीक है, अभी तो बस क्या क्या इश्यूज हो रहे थे ये हम देख रहे थे। ठीक है ना, क्रिटिसिज्म क्या है, फील्ड एक्सपर्टीज होना पड़ता है फील्ड वर्क के कारण, जो कि अभी हो नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई नॉन डेलीगेशन वर्क में फंसे हुए रहते हैं। नॉन डेलीगेशन बोल रहा हूँ, मतलब जो नॉन डिपार्टमेंटल वर्क। बोलो समझ में आ गया, नेक्स्ट बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, देखो ये है हेडक्वार्टर, ठीक है, या फिर सेक्रेटेरिएट, जैसे कि एग्जांपल वल्लभ भवन अभी अपना। ठीक है, और ये है फील्ड ऑफिस, फील्ड ऑफिस, ठीक है, फील्ड ऑफिस, फील्ड ऑफिस, फील्ड ऑफिस। ठीक है, यहां पर काहे का काम होता है, पॉलिसी मेकिंग का, पॉलिसी मेकिंग का। ठीक है, यहां पर काहे का काम होता है, यहां पर काम होता है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। एक एग्जांपल बताओगे फील्ड ऑफिस का, जैसे कि भाई कलेक्ट्रेट होता है, वो एक फील्ड ऑफिस का एग्जांपल है। ठीक है, पुलिस स्टेशन जो होती हैं वो फील्ड ऑफिस का काम है। ठीक है ना, सेक्रेटेरिएट तो आपको पता ही है क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको, वल्लभ भवन जो है वो क्या है, सेक्रेटेरिएट, समझा क्या, हेडक्वार्टर है। ठीक, ये सब कहीं ना कहीं यहां से लिंक होते हैं। ठीक, ठीक, काहे के लिए, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब बेटर कोऑर्डिनेशन कब होगा, ये बेटर कोऑर्डिनेशन तब होगा जब इनके बीच में रोटेशन होता रहे। समझ में क्या ना, कब, इफ देयर इज रोटेशन, रोटेशन मतलब ये जो फील्ड ऑफिस है और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो ऑल इंडिया सर्वेंट्स हैं, इनका क्या होना चाहिए, रोटेशन होता रहे। अगर रोटेशन होगा तो उतना बेटर तरीके से एक दूसरे से चीजें सीखेंगे, फील्ड में आएंगे तो ऐसे ये सीखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हेडक्वार्टर लेवल पर जब काम करते हैं तो पॉलिसी मेकिंग सीखेंगे वो, है ना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग ऐसे करके होगा, क्या होगा, बहुत बेटर तरीके से क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो पाएगा। बट क्या बोला मैंने तुमको, क्या है इशू, क्या है इशू, ये है कि कुछ यहीं पर काम करने लगते हैं। समझ में, सम वांट्स टू वर्क हियर,
ऐसा क्यों? सेक्रेटेरिएट लेवल पर क्यों? लग्जरी लाइफ होती है इनकी, लग्जरी लाइफ। कुछ यहाँ पर फील्ड पर ही काम करना चाहते हैं, क्यों? भाई पैसा मिलता है खूब यहाँ पर, समझा क्या? सम वांट्स, यहाँ पे लिख लो, सम वांट्स टू वर्क हियर, हियर ओनली, समझा क्या? वो ऊपर जाना ही नहीं चाहता, ऐसा क्यों? पैसा, यहाँ पर फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा पैसा कमाई होती, ठीक है ना? तो इस कारण क्या होता है कि भाई देखो बताया था ना, एक पॉइंट याद करो कि अवॉइड करते हैं रोटेशन को। यहाँ पर देखो वही एग्जांपल, समझा क्या? मतलब क्या बोला? अवॉइड करते हैं, अवॉइड रोटेशन।